सोचो आप एक छोटी सी बोट पर खड़े हो, आसपास ना तो खाना है, ना कोई इंसान, ना कोई कनेक्शन और ना ही कोई जमीन है, तो बस चारों तरफ फैला हुआ नीला समंदर। रात में लहरों की आवाज इतनी तेज है कि लगता है समुंदर आपको निगल लेगा। दिन में सूरज इतनी धूप देता है जिससे स्किन जल जाती है। और सबसे बुरा कि कोई नहीं जानता कि आप जिंदा हो या मर चुके। और आपको ऐसे माहौल में एक दिन के लिए नहीं रहना, ना ही एक हफ्ते के लिए, ना ही एक महीने के लिए। आपको रहना है पूरे 438 दिनों के लिए। हाँ, सच में एक आदमी ने समुद्र में इतना वक्त बिताया जहाँ कुछ घंटे भी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ उसने लगभग 1 साल 2 महीनों तक सर्वाइव किया। ये कहानी कोई नॉर्मल सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है विल पावर की, ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है डर की जो इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। लेकिन फिर भी घूम फिर कर सवाल यही आता है कि एक नॉर्मल इंसान समुद्र के अंदर 438 दिनों तक जिंदा कैसे रहा। वो क्या खाता था, क्या पीता था, उसकी रातें कैसे कटी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका दिमाग इतना सब देख कर टूटा कैसे नहीं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब हुआ एक नॉर्मल इंसान के साथ, ना कोई सोल्जर, ना कोई एडवेंचरर और ना ही कोई नेवी ऑफिसर। एक नॉर्मल सा मछुआरा, एक आम मछुआरा जो नॉर्मल दिन की तरह ही एक सफर पर निकला था, लेकिन वो सफर उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। आखिर कैसे वो इतने दिनों तक समुद्र में अकेले जिंदा रहा, उसे ढूंढा कैसे गया, वो समुद्र में आखिर फंसा कैसे था। आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक समुद्र, और इसी के बीच एक छोटे से फिशिंग विलेज में रहता था एक आदमी, सल्वाडोर अल्वेरंगा। एक छोटा सा मछुआरा जिसका काम था मछली पकड़ना। रोज सुबह बोट लेकर जाओ, दिन भर फिशिंग करो और रात को वापस लौटो। एक सिंपल जिंदगी, कोई ड्रामा नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, बस एक नॉर्मल वर्किंग क्लास आदमी जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। सल्वाडोर को फिशिंग का 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था। वो ओशन को अपना दोस्त और दुश्मन दोनों मानता था, लेकिन शायद उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ओशन ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम बन जाएगा। ये बात है नवंबर 2012 के एक नॉर्मल से दिन की। वेदर थोड़ा क्लाउडी था, लेकिन ऐसा कोई खतरा वाला बात लग नहीं रहा था। और फिशरमैन्स के लिए क्लाउडी वेदर का मतलब होता है ज्यादा मछलियां, यानी ज्यादा कमाई। इसलिए सल्वाडोर डिसाइड करता है कि आज वो लंबी फिशिंग करेगा। वो अपने साथ एक 22-23 साल के लड़के को भी लेके जाता है जिसका नाम था इज़ाक्युएल कार्डोबा। ये लड़का नया था और नौसिखिया भी, पर फिर भी सल्वाडोर ने उसे अपनी बोट पर ले लिया। और यही डिसीजन आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि ये दोनों समुद्र के पीछे जा तो रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था, इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली। सल्वाडोर को लोग बहुत ही एक्सपीरियंस मानते थे, और वो असल में था भी। वो समुद्र को समझता था, कब हवा बदलेगी, कब लहरें तेज होंगी और कब सबसे ज्यादा मछलियां मिलेंगी, उसे इन सब का अंदाजा था। और दूसरी तरफ इज़ाक्युएल बिल्कुल यंग और बिल्कुल नौसिखिया, एक उम्मीद से भरा हुआ इंसान जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आगे चलकर वो समुद्र में अपनी जिंदगी के लिए लड़ने वाला है। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक बहुत ही तजुर्बे वाला और एक बिल्कुल नौसिखिया जो एक ही बोट पर सवार था। और कुछ ही किलोमीटर दूर से एक ऐसा तूफान उनके तरफ आ रहा था जिसके आने की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें ये तो अंदाजा था कि तूफान आने वाला है, लेकिन इतना बड़ा ये नहीं पता था। इसके बाद अगले 10 मिनट में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वही टर्निंग पॉइंट था जिसने इन लोगों के एक नॉर्मल फिशिंग ट्रिप को एक हॉरर स्टोरी में बदल दिया। समुद्र बिल्कुल शांत था, बोट हवा से हल्की हल्की हिल रही थी, इज़ाक्युएल गाना सुन रहा था और सल्वाडोर फिशिंग नेट चेक कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज उनकी नजर से चूक गई। दूर हॉरिजॉन पे बादलों का एक डार्क वॉल बन रहा था, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल धीरे धीरे। दोस्तों, पैसिफिक ओशन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का तूफान बिना किसी वार्निंग के भी आ सकता है, और जब वो आता है तो आपके पास कुछ ही मिनट होते हैं। कुछ ही देर बाद हवा तेज होने लगी, बोट के आसपास की लहरें बड़ी हो गई और वो दोनों पैनिक में आ गए। सल्वाडोर ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, वी डोंट हैव टाइम। उन्होंने जल्दी से नेट्स को कट किया, फिशिंग नोट को वापस समेटा और सारा एक्स्ट्रा वेट बोट से निकालने लगे। लेकिन जब वो ये कर रहे थे, एक बड़ी लहर सीधे उनके बोट से टकराई। बोट 45 डिग्री एंगल तक टिल्ट हो गया। उनके सारे टूल, कंपास, चाकू, रस्सियां सब नीचे गिर गए। हवा की स्पीड बढ़ते ही जा रही थी कि तभी अचानक बोट के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई और इंजन डेड हो गया। अब ना तो स्टीयरिंग का कंट्रोल था, ना कोई जीपीएस, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई रेडियो और ना ही कोई सिग्नल। उनका छोटा सा बोट 20-25 फुट ऊंची लहरों के बीच एक टॉफी के रैपर जैसा तैर रहा था। वेव्स लगातार उन पर गिर रही थी, सॉल्ट वाटर उनके आंखों में जा रहा था और बोट लीक हो रही थी। सल्वाडोर हर 2 मिनट में बोट से पानी निकाल रहा था। इज़ाक्युएल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, फिर 8 घंटे, लेकिन तूफान ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे तूफान थोड़ा धीमा हुआ, और जब सल्वाडोर ने आसपास देखा तब उसे पता चला कि आसपास कोई भी नहीं, ना कोई जमीन, ना कोई शिप और ना ही कोई बोट, कुछ भी नहीं। कुछ है तो बस एंडलेस ब्लू पैसिफिक ओशन। उन्हें समझ आ गया था कि वो खो चुके हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परेशानियां तो अब आने वाली थी, जब आप समुद्र के बीच बिना खाना, बिना पानी, बिना कनेक्शन के बिल्कुल अकेले रह रहे और धीरे धीरे और दूर जाते जा रहे। जब दोनों को सही से होश आया तो आसमान लगभग साफ हो चुका था, हवा हल्की सी ठंडी थी और वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तूफान ने उनके इंजन को तोड़ दिया था, जीपीएस
काम नहीं कर रहा था और रेडियो भी बंद हो चुका था। मतलब अब वो हवा के डायरेक्शन में बस बह रहे थे, जैसे कोई पत्ता नदी में बह जाता है, उस पत्ते का कोई कंट्रोल होता नहीं। वही हाल इनका भी था। सुबह 8 बजे तक तूफान लगभग शांत हो चुका था। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज का डर था कि वो खाएंगे क्या, वो पिएंगे क्या, और कोई है भी जो उन्हें ढूंढ रहा है। फिशिंग कंपनी को तूफान का पता तो था, लेकिन तूफान के बाद समुद्र इतना बढ़ जाता है कि बिना किसी डायरेक्शन के किसी ही बोट को रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन है। उनकी बोट 10 नहीं 20 नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी। पहले 24 घंटे में उनके पास जो भी खाना था उन्होंने वो खत्म कर दिया। पानी भी अब उनके पास सिर्फ आधी बोतल ही बची थी। इज़ेक्युएल बहुत ही पैनिक में था क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। वो बार बार सल्वाडोर से कहता है कि हम मर जाएंगे, हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन सल्वाडोर बार बार उसे शांत करता। तीसरे दिन तक उनका सारा खाना पानी सब खत्म हो गया। मतलब बात सीधी थी कि पानी आपके सामने है लेकिन फिर भी आप उसे पी नहीं सकते। चौथे या 5वें दिन बारिश हुई और सल्वाडोर ने वहां दिमाग लगाया, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। कंटेनर, बोतल कैप, प्लास्टिक बॉक्स जो भी उन्हें मिला उन सब में उन्होंने पानी जमा कर लिया। वही बारिश उनकी जिंदगी का पहला रिलीफ था। लेकिन कुछ ही घंटों में बारिश रुक गई और अगले 12 दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहा। इज़ेक्युएल की बॉडी वीक पड़ गई थी। वो रॉ फिश भी नहीं खा पा रहा था। हाँ, आपने सही सुना, रॉ फिश, कच्ची मछली। वो कच्ची मछली खाकर जिंदा रहे। क्योंकि तूफान के वजह से फिशिंग रॉड टूट गई थी तो सल्वाडोर उन्हें अपने हाथों से पकड़ रहा था। सर्वाइवल का एक सिंपल ही रूल होता है कि जो मिल रहा है उसे खा लो, और सल्वाडोर को ये रूल अच्छे से पता था। ये एक टॉर्चर के जैसा था, लेकिन इज़ेक्युएल इस टॉर्चर को ज्यादा दिन तक हैंडल नहीं कर पाया। वो इन सब के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड हुआ ही नहीं था। वो बार बार उल्टियां करता, बेचैन होता। वो हर दिन 20 से 25 किलोमीटर और रात में 30 से 40 किलोमीटर दूर जा रहे थे। कुछ ही दिनों में उनका बोट 800 किलोमीटर दूर तक चला गया, फिर कुछ दिनों में 1500 किलोमीटर और फिर अगले कुछ दिनों में 2000 किलोमीटर। उन्हें कुछ दिख भी रहा था तो वो था चारों तरफ फैला हुआ नीला समुद्र। महीनों तक उन्होंने इसी रूटीन को फॉलो किया। जब बारिश होती तो वो पानी पीते, जब सल्वाडोर मछलियां पकड़ती है तो वो उसे जिंदा खाते, और जब कभी कभी समुद्र में फ्लोटिंग बर्ड्स आते तो सल्वाडोर उनके मीट और खून का अच्छे से इस्तेमाल करता। कभी कभी उन्हें टर्टल्स भी मिल जाते थे। कई हफ्तों तक तो बारिश भी नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें अपना यूरिन तक पीना पड़ा। ये सभी चीजें एक इंसान को मेंटली और फिजिकली तोड़ देती है। और ऐसे माहौल के बीच एक और डार्क मोमेंट आया। इज़ेक्युएल ऐसे माहौल को सर्वाइव ही नहीं कर पाया। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की वजह से वो इतना कमजोर हो गया था कि एक दिन सुबह उसने अपनी आंखें खोली ही नहीं। सल्वाडोर उसके पास बैठकर पूरा दिन रोते रहा। सल्वाडोर उसे समुद्र में बहाना नहीं चाहता था, लेकिन रात में एक लहर की वजह से इज़ेक्युएल की बॉडी समुद्र में गिर गई। और इसके बाद सल्वाडोर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अकेलापन। वो रोज खुद से बातें करता। कई बार हेलुसिनेशन होती थी। उसे लगता कि कोई उसे बुला रहा है। कभी उसे अपने साथ वैसे ही बैठे हुए लोग दिखते, कभी उसे बोट के नीचे से एक चीज दिखाई देती जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था। उसने धूप, हवा, दिन रात सबको मिला दिया। इस बीच वो 4-5 बार एक ब्लू व्हेल के साइड से भी गुजरा, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गई। 1-2 बार उसके ऊपर से प्लेन्स भी गुजरे, लेकिन पायलट को समुद्र में एक छोटा सा बोट नजर ही नहीं आया। एक महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ये महीने साल में बदल गए। उसकी दाढ़ी कमर तक बढ़ गई थी, उसकी स्किन जलकर काली पड़ गई थी, उसके कपड़े फेड हो गए, पर एक चीज नहीं टूटी और वो थी उसके जीने की इच्छा। और फिर 438 दिनों के बाद एक दिन सुबह जब सल्वाडोर अपनी आंख खोलता है तो दूर एक छोटा सा ग्रीन पैच देखता है। शुरुआत में उसे लगा कि ये भी हेलुसिनेशन है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि ये एक आइलैंड था, एक रियल आइलैंड। वो ये देखकर जल्दी से अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके पैडलिंग शुरू करता है और घंटों के स्ट्रगल के बाद आखिरकार उसका बोट मार्शल आइलैंड के रीफ पर अटक जाता है। सल्वाडोर पानी में कूद जाता है और रेंगता हुआ किनारे तक पहुंचता है और फिर किनारे पर ही बेहोश हो जाता है। जब मार्शल आइलैंड के लोकल लोगों ने उसे देखा तो वो उसे देखकर डर गए। शरीर की सारी हड्डियां नजर आ रही थी। वो बिल्कुल पतला हो चुका था, चमड़ा जलकर काला हो गया था। वो बिल्कुल भूत की तरह लग रहा था, लेकिन वो कोई भूत नहीं था। वो एक असली इंसान था जो 438 दिन पैसिफिक ओशियन में सर्वाइव कर जिंदा लौटा था। डॉक्टर्स ने जब उसे देखा तो उन्होंने कहा ये एक मेडिकल मिरेकल है। साइंटिस्ट ने कहा कि कोई भी इंसान ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता, पर सल्वाडोर ने ये कर दिखाया। उसने ये प्रूफ किया कि जब तक इंसान गिव अप नहीं करता कोई भी उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी और वीडियोस आने वाली। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।